गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स क्वांटम किताब का एक टॉपिक जिसका नाम है श्रोडिंजर समीकरण। क्वांटम की एक क्वांटम किताब में हमारे पास सबसे बेस्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा जो जिसे कहा जाता है बेस ऑफ क्वांटम श्रोडिंजर समीकरण। श्रोडिंजर समीकरण क्वांटम का एक बेस है जिसे हमारे पास आज का टॉपिक है हमारे पास श्रोडिंजर समीकरण। सो आज के दिन हम इस टॉपिक में श्रोडिंजर समीकरण का निर्माण करेंगे, जिसमें स्टार्ट करते हैं हमारे में श्रोडिंजर समीकरण है वह तरंग पर आधारित है। तरंग का मतलब वेव। कुछ फर्स्ट ईयर क्लास में हमने वेव यूनिट के अंदर जो मैकेनिक में थी, वेव में हमारे पास वेव को हम या तो साइन के रूप में लिखते थे या वाई के रूप में लिखते थे। श्रोडिंजर समीकरण में तरंग को साइन के रूप में लिखा जाता है, जो एक फलन होता है। साइन बराबर हमारे पास श्रोडिंजर समीकरण या तरंग को लिखा जाता है साइन, और तरंग हमारे पास होती है ए ई की पावर आयोटा के अक्स। यहाँ पर ए आयाम होता है, ई की पावर में आयोटा एक काल्पनिक वाले में, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि तरंग है वह अनिश्चित रूप से होती है। तरंग के रूप में तरंग है वह कण और किरण दोनों के रूप में हो सकती है। कि यहाँ पे होता है संचरणीयता और अक्स होती है दिशा। तो ये हमारे पास स्थिति में रह जाएगी ए ई की पावर आयोटा के एक्स। यदि इसमें मोमेंटम अर्थात संवेग संवेग वाली स्थिति में, संवेग के लिए यह स्थिति होती है P बराबर एच कट के। इसे P बराबर एच कट के इसको त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशनल वाले में थ्री डायमेंशनल में मतलब त्रिविमीय स्थिति में P संवेग को एच कट के लिखा जा सकता है, जहां पर एच कट कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी और k की वैल्यू को हम अक्षांश में लिख सकते हैं k आयोटा के एक्स आई कैप के एक्स प्लस जे के वाई और के कैप के जेड। ये स्थिति में यहां हमारे पास आई जे और के तीन एकांक सदिश रह जाएंगे और के तीन त्रिविमीय संरचना के अकॉर्डिंग हमारे पास संचरणीयता रह जाएंगे के एक्स के वाई और के जेड। अब आगे देखो, हम जानते हैं कि फिजिक्स के टोटल टॉपिक केवल और केवल एनर्जी के लिए पढ़े जाते हैं। ई फॉर एनर्जी वाले में फिजिक्स का टोटल टॉपिक अब एनर्जी के लिए पढ़ा जाएगा, तो श्रोडिंजर समीकरण है वह भी एक एनर्जी के लिए ही पढ़ी जाती है। यहाँ पे श्रोडिंजर समीकरण वह एनर्जी के बराबर ही रहेगी। हम छोटी क्लास में लेकर आज तक वाले में एनर्जी के लिए फॉर्मूला जानते हैं, जिसमें टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यह एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हम ये भी जानते हैं कि E बराबर यानी कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, यह होती है हमारे पास 1/2 mv², और जबकि पोटेंशियल एनर्जी होती है Vr। स्थिति के लिए निकालते हैं ओनली वाले में ये रह जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। V का मतलब विभव, कण की गतिज ऊर्जा होती है E/2 mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी। यदि इस इक्वेशन को हम m से ऊपर नीचे गुणा करें तो ये हो जाएंगे mv² और v²। हम ये भी जानते हैं कि
एम और वी इन दोनों का गुणनफल होता है संवेग के बराबर। अगर हम इस स्थिति में एम स्क्वायर बढ़ता है, एम को इससे गुणा करने पर एम स्क्वायर बनता है, तो एम और वी को हम लिख सकते हैं पी। ये स्क्वायर में है तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी पी स्क्वायर, और ये रह जाएंगे 2, ये रह जाएंगे एम, तो ये रह जाएंगे 2m। तो हमारे पास रह जाएगा ये वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर, ये वाली स्थिति में। और ये टाइम पे डिपेंडेंट हो तो आर टी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमारे पास क्वांटम में होते हैं संकारक, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी कि संकारक। संकारक जो होते हैं, संकारक के अकॉर्डिंग संवेग और ऊर्जा दोनों के मान अलग अलग होते हैं। जबकि पोटेंशियल एनर्जी में संकारक के वी आर की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब ई की फॉर्म में लिखा जाता है। ई बराबर संकारक में एनर्जी ई बराबर वैल्यू होती है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। जबकि संवेग यानी कि ये तो होता है ऊर्जा के लिए, जबकि संवेग यानी P बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट डी। अब है डेल, जबकि हमारे पास डेल की वैल्यू होती है डेल बराबर आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे आई केप जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। ये अक्षांश के रूप में रह जाएंगे, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। डेल की वैल्यू ये रह जाएगी हमारे पास आगे वाली स्थिति के अकॉर्डिंग। अब हम इस ऊर्जा को संकारक के रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाएगी। हमारे पास एनर्जी थी, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर, ये वाले में ये स्थिति के रूप में था। इसमें हम एनर्जी बराबर एनर्जी का संकारक जैसे हमने अभी लिखा था आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, ये वाले में। और इससे पहले भी हम संकारक को ना लिखे, इसमें हम लिख सकते हैं ऊर्जा समीकरण को तरंग फलन, मतलब वेव फंक्शन। अब हमारे पास वेव फंक्शन है, वह वेव फंक्शन रह जाएगा साई आर टी। ये एक वेव फंक्शन, इसको स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। इसी वेव फंक्शन में समीकरण से जुड़ी अवस्था, स्थिति, ऊर्जा सब इसी में निहित रहेगी, सभी जानकारियां इसमें निहित रहेगी। आर की वैल्यू अक्षांश के रूप में होगी एक्स वाई जेड के रूप में। अब हम इस ऊर्जा समीकरण को तरंग फलन के रूप में, तो इसके रूप में लिखते हैं, तो एनर्जी रह जाएगी ई साइन आर टी, ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m साइन आर टी, और हमारे पास वैल्यू जाएगी वी आर साइन आर टी, ये वाली वैल्यू रह जाएगी। हमारे पास एनर्जी को तरंग फलन में इस प्रकार लिखा गया है। अब हम संकारक का प्रयोग करते हैं, जैसे संकारक वस्तु रह जाएगा ई में ई का संकारक था आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और ये साथ में रह जाएगा साइन आर टी इक्वल्स टू, जबकि हम ये भी जानते हैं कि P का संकारक हमारे पास था, वह था माइनस आयोटा एच कट डेल, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले में, और बटा 2m, ये वाले में रह जाएगी। P स्क्वायर का संकारक माइनस आयोटा एच माइनस आयोटा डेल, स्क्वायर था तो स्क्वायर वाले में, बाकी फलन एच डी जैसे साइन आर टी, और बाकी वैल्यू सेम साइन आर प्लस टी, ये वाली
वैल्यू रह जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू रह जाएगी आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साइन आर टी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू में देखो वाले में नॉर्मल आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1 और एच कट का स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल एच डेल का स्क्वायर और अपॉन में रह जाएगा 2m और बाकी फलन सेम टू सेम प्लस वी आर साइन आर टी। ये हमारे पास समीकरण बने। इस समीकरण में तरंग फलन है वो हमेशा साइन आर टी रहेगा। अगर आप तरंग फलन को साइन आर के रूप में इस प्रकार लिखा जाए, देखो ऐसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साइन आर टी को केवल आप साइन के रूप में लिख सकते हैं और अब ये रह जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर और साइन प्लस वी आर साइन, ये वाली स्थिति रह जाएगी। इस स्थिति में अगर साइन कॉमन लेना हो तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। और एक देखो आयोटा का मतलब रूट माइनस 1 है, एच कट की वैल्यू है वो इस प्रकार होती है, एच कट की वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड, ये एच कट की वैल्यू होती है। डेल अपॉन डेल टी फलन है तो आंशिक अवकलन में लिखा जाएगा, तरंग समीकरण है तो साइन रहेगा। एच कट स्क्वायर वैल्यू वही की वैल्यू जाएगी, 2 का मतलब 2, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान डेल स्क्वायर और ये रह जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा और साइन तरंग फलन के रूप में रह जाएगा। यहाँ पर डेल स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। इस वैल्यू को लास्ट में स्थिति में लिखा जा सकता है आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर साइन, ये वाली वैल्यू भी रखी जा सकती है तरंग फलन के रूप में। इस समीकरण को या इस समीकरण को कोई भी एक समीकरण काम ले सकते हो। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में यानी इस समीकरण को कहते हैं टाइम डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, मतलब अर्थात कह सकते हैं काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इसे काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। आगे वाले पोजीशन में हम टाइम इंडिपेंडेंट स्थिति निकालते हैं, जिसे आगे वाली स्थिति में निकालेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, अर्थात आ जाएगी हमारे पास काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। जैसे हम इसको निकालेंगे काल आश्रित के द्वारा। यदि कोई स्थिति में तरंग है केवल स्थिति पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर नहीं करती है, यानी ये स्थिति हो तब वो वाली स्थिति की बात करते हैं। जैसे समय पर निर्भर कैसे नहीं करेगी,
यदि ऐसी स्थिति हो, यानी स्थिति का मतलब रह जाएगा r पर और समय का मतलब t पर, ये दो स्थिति वाले में तो हो तो तरंग फलन को इस प्रकार लिखा जाएगा, तरंग फलन साइन आर टी, इसको लिखा जाएगा साइन आर और फाई टी। यहां पर तरंग का स्थिति पर निर्भर है वह तरंग फलन है साइन आर, और तरंग का समय पर निर्भरता एक नया फलन है जिसका नाम है फाई टी, यानी समय पर निर्भरता वाले में। जबकि वी आर टी को लिखा जाएगा ओनली वी आर, इतना सा हम चेंज करते हैं। जैसे तरंग समीकरण हमारे पास होती है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, ये होता है साइन आर टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट का स्क्वायर बाई 2m माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन आर टी, ये रह जाएंगे साइन आर का साइन आर, ये रह जाएंगे साइन आर टी। अब हम इस समीकरण में साइन आर टी की जगह साइन आर और फाई टी पुट करते हैं। जैसे आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, साइन आर की जगह साइन आर और फाई टी इक्वल्स टू ये वाला माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन आर फाई टी प्लस में चिन्ह यहाँ वाले में, ये रह जाएंगे हमारे पास वी आर साइन आर और फाई टी। मतलब ये हमारे पास कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। इसमें केवल इस वैल्यू की जगह है हमने दोनों स्थितियों को ज्ञात करने के लिए केवल ये पुट किया है वो इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन में केवल हम साइन आर और फाई टी का भाग लगाते हैं पूरे समीकरण में। हमारे पास इस इक्वेशन में केवल साइन आर और फाई टी का भाग लगाते हैं। तो देखो आगे वाली स्थिति में हमारे पास जो स्थिति वो ये है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साइन आर और फाई टी बराबर एच कट स्क्वायर बाई 2m साइन आर और फाई टी प्लस वी आर साइन आर, इस वाले में इस पूरे समीकरण में साइन आर और फाई टी को हम कोष्टक में लिख सकते हैं, चाहे एज इट इज में इसमें साइन आर और फाई टी ये वाली स्थिति हुई। अब इस पूरे समीकरण में हम भाग लगाते हैं ये वाले, हमारे पास भाग लगाना था फाई साइन आर और साइन आर और फाई टी का भाग लगाते हैं। तो देखो हमारे पास इस समीकरण में साइन आर और फाई टी का भाग लगाते हैं। महत्वपूर्ण स्थिति केवल यही बनती है जिसमें देखो ये समीकरण t पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब यहां पर अवकलन है वह इस पर निर्भर करता है। यह समीकरण समय पर निर्भर है, मतलब इस समीकरण का LHS भाग, ये भाग t पर डिपेंडेंट है। इसका अर्थ है कि यह अवकलन रूप में फाई टी पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर रहेगा, इसका मतलब साइन आर कट जाएगा इस साइड वाले में। अब यह समीकरण में ये दोनों स्थिति वाले में यहाँ पे है डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर साइन आर ये एजिटिज कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली स्थिति है ये वी आर है, यानी कि ये समीकरण आर पर डिपेंडेंट है, फाई टी पर निर्भर नहीं है। जैसे इसमें भाग लगाते हैं तो देखो आगे वाली स्थिति क्या बनेगी, जिसका भाग लग जाएगा वो कट जाएगा, नहीं तो जिस ये समीकरण है वह फाई टी है वो इसके अंदर रह जाएगा, बाकी आ जाएगा बाहर वाले में। जैसे बाहर आएगा तो साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये आयोटा एच कट एजिटिज डेल अपॉन डेल टी, ये रह जाएंगे
फाई टी, जबकि कटेगा क्या नहीं, साइन आर ये है, इसके अंदर बचेगा वो बचेगा फाई टी। देखो फाई टी डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसका भाग लगाएंगे तो फाई टी से फाई टी नहीं कटेगा, जबकि साइन आर से साइन आर कट जाएगा, ये वाली इक्वेशन में। इस समीकरण पूरे में अगर इस समीकरण को ऐसे लिखा जाए, माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर, और बाहर वाली स्थिति में हमारे पास है पूरे समीकरण के दोनों में ये है, ये इसके भी बराबर में, इसके भी बराबर में, इन दोनों समीकरणों में ये गुणा में, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, जबकि r है वह इस पर डिपेंडेंट है हमारे पास, तो फाई टी से फाई टी कट जाएगा, इसका मतलब 1 बटा साइन आर है वह नहीं कटेगा, यहाँ वाली स्थिति क्या रह जाएगी, साइन आर नहीं कटेगा, जबकि फाई टी से फाई टी कट जाएगा क्योंकि हमने इनका भाग लगाया है, इसलिए इस स्थिति में तो फाई टी नहीं कटेगा क्योंकि ये टी पर डिपेंडेंट है, ये साइन आर नहीं कटेगा क्योंकि ये आर पर डिपेंडेंट है इस वाली स्थिति के लिए। जबकि हम ये जानते हैं कि बायां भाग और दायां भाग, बायां भाग ये है वह एनर्जी के बराबर था, एनर्जी का मतलब एनर्जी के लिए, यानी कि आयोटा एच कट डेल फाई टी अपॉन डेल टी, और बटे में है फाई टी, यह वैल्यू थी हमारे पास एनर्जी के सापेक्ष में, ये टोटल वैल्यू एनर्जी के लिए थी। अगर हम इसको एनर्जी के रूप में और प्रदर्शित करें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसके बराबर में, इसमें टोटल वैल्यू है, अवकलन को यही छोड़ते हैं, आगे वाली स्थिति के लिए हम जैसे डेल फाई टी एच टी यहाँ कहीं पे, अब वाले में इसमें अवकलन रूप ई, ये वाली वैल्यू को डेल टी को इधर इस साइड भेजते हैं और ये वाली वैल्यू यहीं पे लिखते हैं फाई टी, यहाँ पे देखो ये वैल्यू एच टी यहीं की यहीं लिखी हुई है, ये वैल्यू भी यहीं की यहीं लिखी हुई है, इनको अवकलन ऐसे लिखा है, सिर्फ डेल टी को उस साइड भेजा गया है और आयोटा एच कट को इस साइड भेज देते हैं, आयोटा एच कट ये वाले में। अब इन वैल्यू को और सॉल्व करते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, ये तो एच टी जाएगा डेल फाई टी अपॉन फाई टी, ये समाकलन रूप बन जाएगा इसलिए। अब आगे वाले को देखो, यहाँ पे ये वैल्यू सेम रह जाएगी एच टी वाले में, अगर इस समीकरण में आयोटा का ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं तो स्थिति बन जाएगी हमारा, आयोटा को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो लग जाएगा केवल आयोटा ई और नीचे है वो आ जाएगा माइनस का एच कट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और डेल टी है वो एच टी है। अब दोनों पूरे का करते हैं हम समाकलन करेंगे, तो इस साइड समाकलन करेंगे, इस साइड समाकलन करेंगे, तो डेल फाई टी अपॉन फाई टी, मतलब फाई टी का समाकलन फाई टी के सापेक्ष होगा, तो ये रह जाएंगे हमारे पास है टोटल वैल्यू ई की पावर वाले में, मतलब फाई टी है इसका हमारा ई की पावर वाले में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ई की पावर में इस वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे ये चला जाएगा ई की पावर आयोटा ई का ई, ये आएंगे माइनस में, आयोटा भी रह जाएगा ई की जगह माइनस में रह जाएगा, और ये रह जाएगी टी अपॉन एच कट, नीचे वाला एच कट अपोने में ऊपर हो या माइनस नीचे हो, ये इस प्रकार रह जाएगा, इसका दोनों का समाकलन इसका समाकलन करेंगे तो स्थिति बनेगी फाई टी बराबर ये वाले में, इसका मतलब हमारे पास जो एनर्जी बचेगी ये वाले में, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ हमारे पास जो पार्ट बचा था वह एक एनर्जी का पार्ट है, कुल एक ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान है वो हमारे पास फाई टी के रूप में इस प्रकार आएगा। अब आगे वाली स्थिति में देखो, आगे वाली स्थिति में हमारे पास जो वैल्यू आई थी उसको हम ई के बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर ई की पावर आयोटा ई माइनस में रह जाएगा टी अपॉन एच कट, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास एनर्जी के बराबर, इसलिए हमारे पास जो श्रोडिंगर समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं ई बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर,
यहाँ पे ये वैल्यू रह जाएगी साइन आर वाले फॉर्म में, और ये वैल्यू भी रह जाएगी ई साइन आर वाले फॉर्म में। मतलब इस फॉर्म में ये समीकरण इस रूप में t पर डिपेंडेंट नहीं है, केवल इसी रूप में ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं आएगी। इसलिए इस समीकरण को काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। यानी कि ये रह जाएगा हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर इक्वेशन, यह हमारे पास रह जाएगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और टाइम डिपेंडेंट रह जाएगी हमारे पास आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, फलन के रूप में लिखना हो तो साइन आर टी, और इक्वल टू रह जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साइन आर टी प्लस वी आर साइन आर टी। यहाँ पर ये टोटल इक्वेशन रह जाएगी टाइम डिपेंडेंट और ये इक्वेशन रह जाएगी टाइम इंडिपेंडेंट। इस प्रकार हमारे पास टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण रहेगी टोटल वाला। धन्यवाद।